जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजक्वल टू जीरो की फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये जो एम है इसको वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कोई इक्वेशन कर देती है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सॉल्यूशन हम उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि क्वेश्चन इस फॉर्म में तो मिल गया पर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसी वैल्यू है जिसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराने के बाद वो इक्वेशन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगती है। ठीक है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने उसको फाइंड आउट किया है इंस्पेक्शन मेथड से, मतलब ये जो हमारे पास टेबल होता है ना, इससे फाइंड आउट किया है। पर अगर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इससे ना निकल पाए, कई बार होता है कि भाई इससे नहीं निकल पा रहा है, तो दूसरे मेथड्स भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के। तो 5 रूल्स है, 5 मेथड्स बोलो, जो भी आपका मन है वो बोलो। ठीक है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने का। और यही हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है ना, किसका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट टॉपिक है। तो 5 रूल्स है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे बात मान लो आपको ये टेबल याद नहीं है, तो आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो। आप क्वेश्चन को देख के आप अपने दिमाग से, मतलब ऐसा ऐसा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकाल लूँगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके 5 हमारे पास तरीके होते हैं क्वेश्चन को देख के। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप ये करो, ऐसा क्वेश्चन तो ये करो। तो 5 ऐसे तरीके हैं जिससे और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। देखने में डरना मत कि ये क्या लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा है। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक तो हो गया हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड, उसके अलावा 5 और रूल्स है जिसके द्वारा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है? इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, दैट इज इफ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, देन ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। मेरे को पता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आया है ना। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है, अगर एम और एन तो पता है ना इक्वेशन में क्या होता है। अगर एम और एन आपस में होमोजीनस होने के साथ साथ सेम डिग्री के हों, तो इसके कहने का मतलब ये था। अब यहाँ पे होमोजीनस का क्या मतलब? होमोजीनस यार मतलब सेम सेम, जैसे पेन पेंसिल सेम सेम होते देखने में, है ना। अब पेन और बॉटल सेम नहीं होते पर पेन पेंसिल सेम होते, तो होमोजीनस है मतलब थोड़ा सेम सेम। और उनकी जो ये मेन लाइन नहीं है, मेन लाइन है यहाँ पे सेम डिग्री के होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या होता है? एम, और ये क्या होता है? एन। अब अगर यहाँ पे देखो आप कि ये जो एम है इसकी डिग्री क्या है, आप बताओ, सोचो। एम की डिग्री क्या है? डिग्री मतलब ऑल ओवर में पावर क्या है? पावर है 1 पूरे में। ठीक है ना, पूरे में पावर क्या है? 1 है। दोनों की 1 1 है, तो इनकी डिग्री सेम होगी। देखो क्या है ना, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। m और n की डिग्री क्या है? 1 है, दोनों की 1 है ना, तो सेम है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर m और n आपस में होमोजीनियस होने के साथ साथ सेम डिग्री के हों तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओवर m, एम एक्स, एम क्या है हमारे पास? ये x का स्क्वायर y, और बाहर आ गया x, बीच में प्लस प्लस n, n हमारे पास है x का, अच्छा हाँ यहाँ पर n हमारे पास है माइनस, ये अंदर जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और यहाँ पर आ गया हमारे पास y। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे जो भी आएगा वो इसका क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इतना इजी सा है। क्वेश्चन को देखो, समझो कि क्वेश्चन किस तरह का है। अगर आपको नहीं आता ना अब आपको अगर ये नहीं याद है तब की बात हो रही है। ठीक है, और कई बार इससे नहीं भी निकल पाता है, तो हमारे पास और 5 रूल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, इन्हीं से आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास इक्वेशन दिखी, m देखा n देखा, दोनों की डिग्री सेम है,
तो क्या करा, m को लिख दिया ऐसे ही, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिसे यहाँ पे x है ना तो x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, n में y का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उनको डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 के नीचे। बस इसको सॉल्व करो, यही आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4, ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में कट गया, यहाँ पे क्या बचा, -1/y की पावर में 4। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराओ। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो बनेगा ना, जो नया बनेगा आपके पास m और n, dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला m, n सॉरी, तो उनको जब आप सेकंड क्वेश्चन में डालोगे, उस m को y के रिस्पेक्ट में, n को x के रिस्पेक्ट में, तो वो दोनों दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास पहला रूल बहुत ईजी था। दूसरा रूल में क्या है, अगर इफ़ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जो हमारे पास इक्वेशन है, इन द फॉर्म f1x ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पर ये हमारे पास है m और ये है हमारे पास n। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या है, y है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है, x है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये हमारे पास कुछ है और बाहर y है, ये हमारे पास कुछ है और बाहर x है। इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन बनती है, देखो y और dx, x और dy, तो इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, सेम यही करते हैं, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। पर यहाँ बीच में क्या आता है, माइनस आ जाता है। यहाँ देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। ठीक है ना। अब 1/m, m मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो या फिर नहीं भी कराना तो आपकी मर्जी, पर करा देते हैं। y x²y, ठीक है ना। इसके साथ हमें x का मल्टीप्लिकेशन करना है और इसके साथ y का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा ना, वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के समझना होगा, मतलब आपको यहाँ पर ये सीखना है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से देखोगे। समझ रहे हो, यहाँ पर आपने डिग्री देखी, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ y और x बाहर है ब्रैकेट के, तो इस तरह से अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अगर आप ये समझो कि भाई इसकी भी ऑल ओवर डिग्री तो 1 ही है, इसकी भी ऑल ओवर डिग्री तो 1 ही है, तो ये दोनों में हम ये वाला लगा सकते, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वही तो है ना, ये शॉर्टकट तरीके, तो इसमें सटीक क्वेश्चन बैठना चाहिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। इफ़ द इक्वेशन ये है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो और आपके पास कोई भी फंक्शन x का निकलता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाएगा। कहने का मतलब है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्या करना है, उसमें से m जो है उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और उन दोनों के बीच में माइनस लगा के नीचे अगर आप ये वाली n वाले टर्म रखते हो, तो आपके पास कोई x जो आंसर आएगा ना, उसमें सिर्फ आपके पास x ही वेरिएबल होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बन जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो हम पहले तो करेंगे डिफरेंशिएशन m की y के रिस्पेक्ट में, इसके y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आ जाएगा, e की पावर y तो y रहेगी, प्लस x यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, और e की पावर में y, e की पावर में y ही रहेगा। ठीक है, हो गया। दूसरी साइड हम क्या करेंगे, इसकी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, e की पावर में y। ठीक है, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो, इन दोनों के बीच में आपको माइनस का साइन लगाना और नीचे आपने n लिखना है, तो करो, e की पावर में y प्लस x, e की पावर में y, बीच में माइनस e की पावर में y डिवाइडेड बाय n, n है हमारे पास ये x e की पावर में y। सो इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो क्या आ गया, 1। अब देखो 1 को आप x की टर्म में लिख सकते हो क्या, अगर मैं इसको लिखूँ 1x की पावर में 0, कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब
तो इसमें हुआ क्या, कहने का मतलब क्या हुआ, हमने बटे में क्या रखा, n रखा, और हमारे पास x का मिला है कोई, तो हमारे पास देखो ना x का मिलना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अपने से x का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर में fx, इसको हम fx बोलेंगे यहाँ पे 1 को। तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ दैट f ऑफ x dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x के रिस्पेक्ट में। अब इसको इस तरह से देखना है। अब आप बोलोगे यहाँ पर हम x अगर ना ले तो भाई 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो कर सकते हो ना, तो बस वही है। तो क्या है यहाँ पर f ऑफ x क्या है 1, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी x, बस। तो e की पावर में x, ये क्या आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमारे पास तीसरा रूल कुछ इस तरह से था। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, अगर इक्वेशन ये दी गई है और आप अगर क्या करते हैं यही चीज़ निकालते पर बटे में आप m रखते हैं और आपके पास जो भी आता है उसमें सिर्फ y वेरिएबल है, तो आपके पास क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, और यहाँ पर बस f ऑफ y आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन में f ऑफ y dy, ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। m की डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3xy का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर n की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में तो 2 तो बाहर ही रखो, x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2xy का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर आप माइनस रख के m वाले टर्म को नीचे रखते हो, जैसे 3x का स्क्वायर 3xy का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4xy का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय m आपने नीचे रखा xy का क्यूब प्लस y। बस जो भी अब आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में ना, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना, इसको आप खुद कर लेना, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। मतलब इक्वेशन जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो जो नया m और n बनेंगे वो आपस में सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, ये आप खुद देख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रूल है ये वाला। देखो ये वाला रूल आपको मैं मैंने क्वेश्चन करके रखा है पहले ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मेरे को पता था ये लंबी बनने वाली है। क्वेश्चन देख के आप समझो, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। तरीका हमारे पास है ये, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखते रहना कि क्या क्या बोला गया है। मैं आपको क्वेश्चन में के अंदर ही बताऊँगा क्या बोला है। पहले तो हमारे को क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन दी होगी, ये इक्वेशन हमें कंपेयर करनी है इसके साथ। अब देखो ये आपको देखने से पता लग जाएगा क्योंकि इसमें x और y की पावर बहुत आगे तक जा रही है ना, तो आप इसमें x और y कॉमन ले सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ये है हमारे पास m, ये है हमारे पास n। अगर आप m में से x और y दोनों को कॉमन ले सकते हो, इसमें से भी दोनों को कॉमन ले सकते हो, तो आपका फिफ्थ रूल इस पर लगेगा। कैसा लगेगा, आपको इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। अब ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास जो m है उसमें से x जितनी भी पावर का होगा, y जितनी भी पावर का, उसको कॉमन ले लिया आपने। ठीक है ना, x y को कॉमन ले लिया और जो अंदर जो भी बचा उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर x की पावर में a डैश मतलब दूसरा कोई, वो आपने कॉमन ले लिया और अंदर जो भी बचा वो उसका मतलब नहीं है, तो कंपेयर कर लिया ना आपने इसको। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर में जो भी आएगा उसको हम बोलेंगे a, y की पावर में जो भी आएगा उसको बोलेंगे b। इसका ध्यान रखना बस आपको। तो यहाँ पर हमने ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a जो आया यहाँ पे क्या आया 1 a1, b मतलब y की पावर कितनी 1, m क्या होता है यहाँ पे, अंदर आपके पास क्या बचेगा y dx और x dy। ठीक है ना, यहाँ देखो y dx और x dy, उसके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे m और n। ठीक है ना, जो dx के साथ वाला कोफिशिएंट होगा वो होगा m, dy के साथ वाला कोफिशिएंट होगा वो होगा n। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये क्वेश्चन था, a और b की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर m मतलब इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a डैश
बी डैश इस तरह से लिखा है, पर आप इसको 2 मिनट के लिए ए बी समझो, ठीक है ना। ए की वैल्यू मतलब एक्स की पावर कितनी है 2, ए की ए डैश की पावर ए डैश मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू मतलब वाई की पावर में वो आ गया 2। अब यहाँ पर वाई डी एक्स मतलब डी एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 2, एम की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर -1 है तो -1। अब क्या करना है, अब अगर आपने इतना निकाल दिया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास होगा ये, फाइनल है ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर में एच, वाई की पावर में के। अब ये एच के यहाँ पे तो हमें दिखे ही नहीं कहीं, ए बी एम एन तो दिखे, पर एच के क्या है, एच के आपने यहाँ से फाइंड आउट करने। ये एक रिलेशन टाइप समझ लो आप इसको, ए प्लस एच, ये जो हमें निकालना है ए प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय एम, ठीक है ना, समझ रहे हो। ए प्लस एच जो हमें निकालना है +1 डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन। ये आप चाहे तो याद कर लो, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक दो बारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। सेम इस तरह ये भी होगा, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो जो वैल्यूज़ है यहाँ पे आप निकालोगे, और यहाँ आपके पास के और एच की वैल्यू निकालनी, जो यहाँ पे -3 आई है दोनों की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई की पावर, एक्स की पावर में -3 वाई की पावर में -3, तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एच की ए की वैल्यू यहाँ से निकलती है इस रिलेशन से। ये हमारे पास होते हैं 5 रूल, और यही लास्ट है आपका, इसके आगे कुछ नहीं है। बस इन्हीं के हम अगले क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री राम।